ये ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी ने ठगा नहीं। ये मोदी नहीं, मदारी है झूठ बोलने की, इसको पैदाइशी बीमारी। जब जब मोदी सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है, रास्ता अवरोधक बनाकर किसानों और आम देशवासियों को आपस में लड़ाना चाहती है, नफरत के बीज बोना चाहती है। जो पहले के राजा महाराजा भान रखते थे, अब देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार है, अर्नब गोस्वामी जैसे लोग, रोहित सरदाना जैसे लोग, सुधीर चौधरी जैसे लोग, तो ये देश को माने माइंड कंट्रोल किया जा रहा, डाइवर्ट किया जा रहा। मानिए ये सब जो कांड हुआ, ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन। जहां कोरोना आपदा के समय देश को गतिशीलता प्रदान करनी चाहिए, वहां प्रधानमंत्री जी नौटंकी कर रहे हैं। संसद भवन बाद में भी बनाए जा सकते थे, विमान बाद में भी खरीदे जा सकते थे, मंत्रियों के खर्चों पर कटौती करनी थी। किसान मांग क्या रहे हैं? किसान तो सिर्फ यही कह रहे हैं कि आप कृषि काला कानून वापस ले लीजिए। आज 68वां दिन है जो प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि सिर्फ एक कॉल की जरूरत है। आप समझिए, ठीक उसी तरीके से गुमराह किया जा रहा। प्रधानमंत्री ने जिसके मांग में सिंदूर भरी, सिर्फ वहाँ मन की दूरी थी। अगर वो मन की दूरी दूर तय किए होते, अगर मोदी जी वादे के सच्चे होते, तो मोदी जी के भी बच्चे होते, पोता पोती में खेलते। जब एक फोन की दूरी की बात की जा रही, वैसी स्थिति में सड़कें खोद कर वो नुकीले लोहे के सरिये लगाना कहां तक उचित है? जब WHO ने 31 जनवरी को संज्ञान लेने की बात की, प्रधानमंत्री जी रंगाबिल्ला प्रॉपर्टी डीलर दिल्ली के चुनाव में व्यस्त थे। थर्ड AC में बैठिएगा कोरोना नहीं होगा, और स्लीपर में गरीब आदमी बैठेगा तो कोरोना हो जाएगा। मतलब पत्थर पूजने से अगर भगवान मिलता तो मैं पहाड़ पूजता। अगर ये मास्क लगाने से कोरोना दूर हो जाता तो मैं पूरी की पूरी त्रिपाल बांध लेता। आप समझिए, सरकार गुमराह कर रही है। जहाँ एक और बिहार के रैलियों में कोरोना नहीं होता, बंगाल के रैलियों में कोरोना नहीं होता, हैदराबाद के चुनाव प्रचारों में रैलियों में कोरोना नहीं होता। जहाँ आम आदमी अधिकार की बात कहे वहाँ कोरोना हो जाएगा। अगर कोरोना है तो क्या दिल्ली में चुनाव कराए जाने थे? क्या कोरोना है तो व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा की सरकार बनानी थी, जरूरी थी? क्या बिहार में चुनाव कराने जरूरी थे? क्या प्रधानमंत्री जी इतने संवेदनहीन हैं कि उनको देश की जनता से कोई मतलब नहीं? प्रधानमंत्री के पास जब बजट में कुछ भी नया देने को नहीं था, तब प्रधानमंत्री अपने लिए विमान, वेंकैया नायडू जी के लिए विमान और रामनाथ जी कोविंद के लिए 85,000 करोड़ का जो विशेष विमान मंगाया गया, क्या वो ज़रूरी था? क्या जब पुरानी संसद भवन है तो नए संसद भवन ज़रूरी था? ये सवाल उठता है। और इस बजट में देश के युवाओं के लिए, देश के खेतीहर मजदूरों के लिए, दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों के लिए, किसानों के लिए और खास करके देश के युवा पीढ़ी के लिए कुछ है क्या? प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश नहीं दिखने दूंगा, आप इसको कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री तो उस बेबरे बेटे की तरह हैं जो घर का पूरा सामान बेचकर, माने समझिए कुपूत की तरह हैं, जो बेचकर कहते हैं कि नहीं बिकने देंगे। कार का चक्का बेच दिए, सीटें बेच दी, छत बेच दी, स्टीयरिंग बेच दी, कहते हैं कार नहीं बिकने दूंगा। तो क्या नहीं बिकने दोगे? देश में बचा क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। आपने LIC बेचने की बात की, आपने कॉरिडोर बेचने की बात की, आपने बिजली ट्रांसमिशन बेचने की बात की, आप रेलवे बेच रहे। तो हिंदुस्तान में ऐसी कौन सी संस्था बचा है जो LIC दूसरों का बीमा करती है, खुद अपना बीमा कराना भूल गई? कि हम मोदी सरकार में मतलब आप LIC का भी समझिए कि लुटिया डूबने वाला है। तमाम जो राष्ट्रीयकृत बैंकें थी, पहले क्या था, इंदिरा गांधी जी ने प्राइवेट बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया। क्यों किया? जो प्राइवेट कंपनियां थी वो गरीबों के पैसे को खून चूस कर लेकर भाग जाती थी। जो लोग अपना पेट काट कर बैंकों में 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से जमा करती थी, वो पैसे लेके कई प्राइवेट बैंकें भाग गए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय में पहली बार ऐसा, जैसे कि मानो कि हम पाषाण काल में जी रहे, हम मिट्टी के बर्तन में पैसा रखें। बैंकों की स्थिति आपने देखा होगा, सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को मर्ज किया गया, उसके बावजूद बैंक डूब रहे हैं। और क्यों डूब रहे हैं? जब UPA 2 की शासन थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की सरकार, जितने कर्जे दिए गए उसके 3 कर्जे विजय माल्या, नीरव मोदी, अडानी, अंबानी जैसे लोगों को देकर बहुत बड़ा उद्योगपति बना दिया गया। पूरी विश्व में जब कोरोना का ये चल रहा, मंदी का समय है, अब देश में देख लीजिए आप,
अंबानी अडानी के संपत्तियों में इजाफा हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? तो आप अगर इस बजट पर ध्यान देंगे तो आप ये समझिए कि ये सरासर धोखा है और गुमराह करने की कोशिश है। जैसे मदारी खेल दिखाता है और गुमराह करता है, राग को भी मंजन समझ के बेच लेता है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बजट के द्वारा मदारी की खेल दिखाने की कोशिश की है। कई जगह पर कृषि कानून बिल अभी आया है, लेकिन अडानी ने अपने गोदाम पिछले कई सालों से बनाने के लिए तैयार कर दी। तो क्या लगता है अडानी को पहले से अनुभव था कि कृषि बिल आएगा? अरे भैया, आरएसएस के दूसरे गुरु, आरएसएस कौन है? रॉयल सीक्रेट सर्विस, जो गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करता था, जो तलबे चाटता था। आप देश की आज़ादी के समय, जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, ये रॉयल सीक्रेट सर्विस वाले अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। वीर सावरकर का गोरे अंग्रेज का जीजा और फूफा था, जो 60 रुपया महीना पेंशन चट करता था। कौन था? जो भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाला सरसादी लाल, जिसके पश्चिम उत्तर प्रदेश में आज भी चीनी मिल है। ये वही लोग हैं जिन्होंने 1941 में मुस्लिम लीग के फजाउल हक के साथ बंगाल प्रांत में सरकार बनाई। वित्त मंत्री बने श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और देश को कमजोर करने के लिए धर्म के आधार पर विभाजन का प्रस्ताव पास किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन कुचलने की बात की। 1943 में गुलाम हुसैन अब्दुल्ला खान और जिन्ना के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाई, अखंड भारत को खंड खंड किया। 52 साल तक अपने कार्यालयों में झंडा नहीं फहराया। फिर इस साल एक षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत और प्रयोग के तहत किसान आंदोलन को दबाने के लिए टीवी में चलाया गया ट्रेंड। भाजपा के तमाम मंत्री किसानों को कभी खालिस्तानी, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग, कभी भरवेक, क्या माने ये देश इनके बाप दादाओं की है। इनको किसने अधिकार दिया कि अपने ही देश के लोगों को गुमराह करने का? गोधरा कांड का आपने देखा होगा क्या हाल हुआ। आपने जामिया जेएनयू में देखा होगा, जेएनयू में आपने कोमल शर्मा को देखा होगा, जामिया के प्रोटेस्ट में कपिल गुज्जर को देखा होगा, दिल्ली दंगे में आपने कपिल मिश्रा, प्रवेश भाई वर्मा, अनुराग ठाकुर को देखा होगा। मैंने आपको एक थप्पड़ मारा, आपने फोटो नहीं खींची ना, चूंकि आप साधारण आदमी हैं और हम षड्यंत्रकारी हैं। जब हम लगातार 2-3 थप्पड़ मारेंगे तो आप जवाब में मारोगे ना। आप एक बात बताइए, जो राजनाथ सिंह जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, किसानों को भगवान कह रहे थे, तो आज वही भगवान शैतान हो गए, वही आतंकवादी हो गए, वही भरवे हो गए, वही टुकड़े टुकड़े गैंग हो गए। जैसे देश में पत्रकारों ने किया है। सवाल उठता है कि वही किसान, वही राकेश टिकैत जी जिसको डिनर कराते हैं राजनाथ सिंह जी, तो क्या आज उनका जमीर जिंदा नहीं है? कहाँ है अन्ना हजारे? अन्ना हजारे के गांव गया था, रालेगांव सिद्धि। अन्ना हजारे ने कहा था कि ये कृषि काला कानून गलत है, कोयले की तरह है, इसमें संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं है। पूरे देश के युवाओं को जेल भरने की बात की थी। आज अन्ना हजारे दलाली मिल गया तो कहता है मैं आंदोलन नहीं करूंगा। आप समझिए किसानों ने क्या मांगा। सबसे बड़ा सवाल उठता है, किसानों ने कुछ भी नहीं मांगा। किसानों की मांगे क्या हैं? ये तीनों कानून को रद्द करना। तो क्यों नहीं रद्द किया जा रहा है? आप समझिए, क्यों इतने बड़े बड़े सुम्मे लगाए जा रहे हैं? क्यों पत्थर के बैरिकेड लगाए जा रहे हैं? जितनी व्यवस्था वो कोबरा वायरस किसानों को रोकने के लिए और बदनाम करने के लिए लगाई जा रही है, इतनी अगर गलमान में लगाई गई होती तो चाइना घुसता क्या? भारत माँ के वीर सपूत को शहीद करता? आप बताइए ना। अरुणाचल में गांव बसाता। ये जो लाठी भाला ले लेके कूदते हैं, इनको कहिए ना माँ का दूध पिया है तो अरुणाचल में गांव खाली कराएं। खाली कराने का इतना शौक है तो क्यों नहीं जा रहे? आपने टिकरी बॉर्डर पर देखा होगा, 2 डंपर पत्थर के टुकड़े कहाँ से आए? जो सैटेलाइट ये बताता है कि किसान खेत में पराली जलता है तो दिल्ली में प्रदूषण होता है, तो क्या सैटेलाइट ये नहीं बताता कि पुलवामा की घटना कैसे हुई? पुलवामा में वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो से अधिक RDX और जेलेटिन था? क्या जो DSP देवेंद्र सिंह पुलवामा के समय पर पदस्थापित था, वही दिल्ली चुनाव से पहले आतंकवादी को ला रहा था, तो नहीं पकड़ा जाता तो दिल्ली में पुलवामा जैसी घटना होती। देश में जितने भी घटने हुए, चाहे उरी हो, पठानकोट हो, आप देख लीजिए ना। कंधार हाईजैक में मसूद अजहर को कौन छोड़ने गया था? कौन पाकिस्तान डे पर बधाई देने गया? कौन वहाँ बिरयानी खाने जाता है? कौन चादर ओढ़ने जाता है? ये सभी अहम सवाल हैं। आपने बजट का सवाल पूछा, तो इस बजट में आप एक बात बताइए, जब राजकोषीय घाटा 10% के करीब है तो इससे निवेशकों और देश में रोजगार के जो अवसर हैं उस पर क्या असर पड़ेगा? सबसे पहली बात है, अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। आप देखिए कि इसमें सरकारी खर्च में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, तो जब बढ़ोतरी नहीं होगा तो ये सर्कुलेशन कैसे चलेगा देश की अर्थव्यवस्था का? तो इससे आने वाली पीढ़ी को रोजगार की तो मिलेगी नहीं। शिक्षा के बजट में भी कटौती की गई, कृषि बजट में 6% की कटौती की गई, शिक्षा बजट में 6000 करोड़ की कटौती की गई।
मतलब प्रधानमंत्री की मंशा सिर्फ किसानों को नहीं, ये अपने गुरु आरएसएस के गुरु थे एमएस गोवलकर, उसकी किताब है वी आर आवर नेशनहुड। उस किताब में लिखा है 95% लोगों को गरीब बनाना और 5% लोगों के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण देना। तो 5% में कौन है? बाबा रामदेव, अंबानी, अडानी जैसे उद्योगपति लोग जो इनको पैसा देते हैं, चंदा। साफ फिगर है और देश को जानबूझकर गर्त में ढकेला जा रहा है। एनसीआर करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।